हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास को कंप्लीट कर लिया था, उसे पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। इसमें भी आज हम मुख्य रूप से यानी हम पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें एग्जाम में, और इसकी संरचना पढ़ने से पहले हम पहले का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसमें आसानी रहेगी। तो हमने लास्ट क्लास में फ्लावर का आंतरिक संरचना पढ़ी थी, फूल की यानी पुष्प की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, इंटरनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि जो पुष्प होता है उसमें की आंतरिक संरचना में दो जननांग होते हैं, जिसे नर जननांग व मादा जननांग कहा जाता है। जो नर जननांग था उसमें हमने देखा था कि जो नर जननांग है उसे क्या कहा जाता है, उसे पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर। और पुंकेसर के हमने दो पार्ट पढ़े थे। किस प्रकार की संरचना है ये पुंकेसर में दो पार्ट पढ़े थे हमने। पुंकेसर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। और द्विपाली संरचना होती है जिसमें कि क्या किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। और परागकोश के नीचे की ओर एक तंतुनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, पुतंतु कहा जाता है, पुतंतु कहा जाता है, पुतंतु कहा जाता है। और इसी पुंकेसर को हमने क्या कहा था, इसी पुंकेसर को हमने कहा था लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडक, या हम ये कहें कि जो गुरु बीजाणु पर्ण है, यहाँ पर लिखा है लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण किसे कहा जाएगा, पुंकेसर को कहा जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मादा जननांग, जो कि क्या है, जायांग है, और उसमें आएगा गुरु बीजाणु पर्ण। तो अब हम बात करते हैं कि जो मादा जननांग होता है वो किसका, यानी मादा जननांग जो है, पहले बात कर लेते हैं कि जो मादा जननांग है वो किसे कहते हैं। फ्लावर का जो मादा जननांग होता है, पुष्प का जो मादा जननांग होता है वो कौन होता है। हमने पढ़ा था कि जो मादा जननांग होता है वो जायांग कहलाता है, यानी जिसे जायांग कहते हैं। और जो जायांग है वो किससे मिलकर बना है, या किससे बना है। जायांग जो है इसमें क्या क्या संरचनाएं होती है, तो जायांग जो है वो एक से अधिक अंडक से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, एक से अधिक अंडक से मिलकर बना होता है। अब देखिएगा, जो अंडक है इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है गुरु बीजाणु पर्ण। क्या कहा जाएगा, गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाएगा। यहाँ पर आप अंतर समझिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है, और जो अंडक है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गुरु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण, अंडक को क्या कहा जाएगा, गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाएगा। बात करें अंडक की संरचना की, कि अंडक जो है किस प्रकार की संरचना है, तो देखिए अंडक जो है एक फ्लास्कनुमा संरचना है, फ्लास्कनुमा संरचना, फ्लास्कनुमा संरचना। अंडक जो है एक फ्लास्कनुमा संरचना है, जिसके हमने मुख्यतः तीन पार्ट पढ़े थे। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो अंडक है उसके तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा था कि जो अंडक है उसमें सबसे ऊपर की ओर क्या होता है, सबसे ऊपर की ओर होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या संरचना है, तो वर्तिकाग्र को हम ये कह सकते हैं कि ये पराग कण का प्लेटफॉर्म है, या परागकण का प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। क्योंकि जब हमने परागकण की एक परिभाषा पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो परागकोश है उससे परागकण बाहर निकलकर सबसे पहले कहां पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये क्या हो गया, परागकण का प्लेटफॉर्म हो गया, क्योंकि सबसे पहले परागकण आकर यहीं पर ठहरेंगे, यहीं पर आकर रुकेंगे। इसके बाद वर्तिकाग्र के नीचे जो है एक नलिकाकार संरचना होती है। क्या होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, वर्तिका कहा जाएगा। ऊपरी संरचना को वर्तिकाग्र, और निचली ये जो नलिकाकार संरचना है जिसे क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। और सबसे नीचे की ओर क्या होता है, सबसे नीचे की ओर फूला हुआ भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, अंडाशय कहा जाता है। अब हमने बात की कि आज हम मुख्यतः बीजांड की संरचना पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि जो बीजांड होता है वो कहाँ स्थित होता है, या उसकी व्यवस्था कैसी होती है, वो किस प्रकार की संरचना है, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बीजांड है वो कहाँ व्यवस्थित होता है, कहाँ पर वो
ठहरा रहता है। तो देखिए जो बीजांड होगा वो इसी अंडाशय के भीतर स्थित होता है। कहाँ होता है? अंडाशय के भीतर। यानी बीजांड की जो हम कह सकते हैं बीजांड कहाँ स्थित होता है, तो बीजांड होता है अंडाशय के भीतर स्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं जैसे कि हम युक्तांडपी, वियुक्तांडपी, संयुक्तांडपी, कुछ ऐसे शब्द आते हैं, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए हमने बात की कि जो जायांग होता है उसमें एक से अधिक अंडक होते हैं, एक से अधिक अंडक होंगे, तो उसकी हम ये कह सकते हैं कि जो अंडक है उसके आधार पर जायांग कैसे होते हैं। तो कुछ हम पहले पढ़ते हैं एक शब्द जो कि है संयुक्तांडपी। संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी का अर्थ है कि जो अंडक होंगे वो जायांग में किस प्रकार स्थित होंगे, तो जो अंडक होंगे वो जायांग में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, संयुक्त रूप से रहेंगे, उसे क्या कहेंगे? संयुक्तांडपी। यानी अंडक क्या है? संयुक्त है, जुड़े हुए हैं। दूसरा एक शब्द आता है वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी, यानी इसमें अंडक जो होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, वो जुड़े नहीं रहेंगे, उनकी जो व्यवस्था है, जो व्यवस्थित होंगे वो अलग अलग रहेंगे, यानी वो जुड़े नहीं रहेंगे। अब हमें पढ़ना है बीजांड की संरचना, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब बीजांड की संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बीजांड की संरचना। हम जानते हैं कि जो बीजांड है वो किसमें स्थित होता है, तो बीजांड जो होता है वो अंडाशय के अंदर स्थित होता है, यानी अंडाशय के भीतर ये स्थित होता है। जो बीजांड है वो अंडाशय के भीतर स्थित होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो बीजांड की संरचना है उसका एक एक पार्ट हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है। तो देखिए जो बीजांड है हम जानते हैं कि वो अंडाशय से जुड़ा होता है, लेकिन अंडाशय से किस स्थल से जुड़ा होता है और किस संरचना द्वारा जुड़ा होता है। तो देखिए हम देखते हैं कि जो बीजांड है वो अंडाशय की एक संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? अपरा या प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है? अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा से जो है वो बीजांड जो है वो जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं किस संरचना द्वारा जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर एक संरचना है बना रखी है बीजांड व्रंत। क्या है? बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत क्या है? तो बीजांड व्रंत एक व्रंतनुमा संरचना है जो क्या कार्य करता है? बीजांड को किससे जोड़ता है? अपरा या प्लेसेंटा। और जो किसमें होता है? जो कि अंडाशय के अंदर स्थित होता है। तो अंडाशय से, या हम ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं अंडाशय से या अपरा से बीजांड को कौन सी संरचना जोड़ती है? तो बीजांड व्रंत जो है इसको उसे जोड़ता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, एक संरचना देखते हैं संवहन रज्जु, कि ये संवहन रज्जु संरचना क्या है। तो देखिए हम देखते हैं कि जो संवहन रज्जु है वो किसमें स्थित होता है? बीजांड व्रंत में। बीजांड व्रंत किससे जुड़ा है? अपरा से जुड़ा होता है। और अपरा क्या कार्य करता है? अपरा पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि ये जो संवहन रज्जु है वो क्या कार्य करेगा? ये अपरा से क्या करेगा? पोषण लेगा और किसको पहुंचाएगा? ये बीजांड को पोषण पहुंचाएगा या पोषण प्रदान करेगा। नेक्स्ट संरचना आती है नाभिका। नाभिका क्या संरचना है? तो देखिए नाभिका वह स्थल है या वह बिंदु है या हम ये कह सकते हैं वह स्थान है जहां पर जो बीजांड व्रंत है वो किससे जुड़ा होता है? बीजांड से जुड़ा होता है। यानी ये बीजांड जो है वो बीजांड व्रंत से जिस संरचना द्वारा जुड़ा रहता है उसको क्या कहा जाता है? नाभिका या हाइलम कहा जाता है। अब देखिए हम देखते हैं कि जो बीजांड व्रंत है वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो इसके ऊपर की ओर तक पहुंचता है। ये यहीं तक आधा सीमित नहीं है, वो पूरा इसका पूरा जो है वो आगे तक भी इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यावरण की। किसकी? अध्यावरण। देखिए अध्यावरण जो संरचना है वो क्या है? तो अध्यावरण वह संरचना है जो कि क्या करती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अध्यावरण है वो क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है। क्या है? सुरक्षात्मक आवरण। जो अध्यावरण है वो सुरक्षात्मक आवरण है जो बीजांड को क्या करता है? घेरे रहता है। बीजांड को घेरे रखने वाली जो संरचना है वो क्या है? अध्यावरण है। जो अध्यावरण है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि इस हम ये कह सकते हैं जो बीजांड है उसमें दो अध्यावरण होते हैं। एक बाह्य अध्यावरण जो कि सबसे बाहर की ओर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बाह्य अध्यावरण कहा जाता है। तथा बाह्य अध्यावरण के अंदर की ओर एक और अध्यावरण होता है जिसे क्या कहा जाता है? आंतरिक, या हम ये कह सकते हैं अंतः अध्यावरण भी कह सकते हैं। तो हमने ये देखा जो बीजांड है वो अध्यावरण द्वारा घिरा रहता है, जो कि क्या करता है? सुरक्षात्मक आवरण है इसका, जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम इसका मेन जो संरचना है वो हम पढ़ते हैं कि इसका जो मादा युग्मक
हम कह सकते हैं जो मादा युग्मक कोदबिद है वो संरचना कौन है? तो देखिए इसकी जो मेन संरचना हम पढ़ते हैं वो कौन है? बीजांड काय। क्या है? बीजांड काय। या हम ये कह सकते हैं कि बीजांड के अंदर सर्वाधिक जो संरचना पाई जाती है वो क्या है? बीजांड काय है। बीजांड काय है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बीजांड काय है वो किसका बना होता है। तो देखिए बीजांड काय जो है वो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होगा? मृदुतकीय कोशिकाओं का। मृदुतकीय कोशिकाओं का ये बना होता है। ये जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो ये होती है द्विगुणित। किस फॉर्म में होगी ये? द्विगुणित। द्विगुणित। द्विगुणित का अर्थ क्या है? यानी कि ये 2n के फॉर्म में, यानी इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो 2n की फॉर्म में होगी, द्विगुणित होगी। ये जो बीजांड काय है इसके अंदर की ओर क्या होता है? तो देखिए इसके अंदर की ओर हम मुख्य भाग पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश, या हम कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद। तो इसके अंदर होता है मेन जो पार्ट है भ्रूण कोश। अब हम इसकी एक बार संरचना देख लेते हैं कि भ्रूण कोश जो संरचना है वो क्या है। इससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमने अभी अभी पढ़ा अध्यावरण के बारे में, यानी कि ये जो अध्यावरण है वो पूरे के पूरे जो बीजांड है उसको ढके रहने का कार्य करता है। लेकिन जहां पर ये अध्यावरण अनुपस्थित होगा, जहां पर ये अध्यावरण नहीं पाया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे कहा जाता है बीजांड द्वार। क्या कहा जाएगा? बीजांड द्वार। यानी जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित रहेगा उस संरचना को क्या कहा जाएगा? या उस स्थान को क्या कहा जाएगा? बीजांड द्वार कहा जाएगा। और बीजांड द्वार के बिल्कुल सामने की ओर जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? निभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निभाग कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि निभाग से ही किसका निर्माण होता है या किसकी उत्पत्ति होती है? तो निभाग से ही जो है अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं भ्रूण कोश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है भ्रूण कोश। कैसी संरचना है? तो सबसे पहले बात करते हैं जो भ्रूण कोश है वो किसके अंदर है? बीजांड काय के अंदर उपस्थित है। बीजांड काय के अंदर कौन है? भ्रूण कोश है। और भ्रूण कोश कैसी अवस्था है या कैसी संरचना है? तो हम ये कह सकते हैं कि भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की एक संरचना होती है। किस प्रकार से? तो देखिए इसके अंदर क्या होगा? जो भ्रूण कोश होगा, इसको मैंने बड़ा करके यहाँ पर दिखाया है कि जो भ्रूण कोश होगा उसमें 7 कोशिकाएं उपस्थित होगी। जो लेकिन केंद्रक कितने होंगे? तो देखिए केंद्रक होंगे 8 केंद्रक, इसीलिए इसे 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना भी कहा जाता है। किस प्रकार होती है ये? किस प्रकार इसकी कोशिकाएं होती है? किस प्रकार इसमें केंद्रक होते हैं? तो देखिए सबसे ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो संरचना हम पढ़ रहे हैं भ्रूण कोश की संरचना, उसमें सबसे ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिकाएं। कौन कौन सी? पहली ये कोशिका, दूसरी और 3। ये जो 3 कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका। यानी हम बात करें कोशिकाओं की संख्या, यानी सबसे ऊपर की कोशिकाएं कितनी होती है? तो सबसे ऊपर 3 कोशिकाएं स्थित होती है। और इन 3 कोशिकाओं में केंद्रक भी कितने होंगे? तो केंद्रक भी कितने होंगे? 3 केंद्रक उपस्थित होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके नीचे की ओर जो है एक हम कह सकते हैं नाशपति आकार की एक बड़ी कोशिका होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अंड कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अंड कोशिका। उसमें भी एक केंद्रक उपस्थित होता है तथा उसके दोनों की ओर 2 कोशिकाएं और उपस्थित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। अंड कोशिका के दोनों ओर 2 कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। यानी हम इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? अंड समुच्चय कह सकते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? अंड समुच्चय कहा जाता है। और इसके बीच में, यानी ये जो बीच की संरचना होती है उसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, जिसे ध्रुव केंद्रक कहा जाता है। और इनके अंदर जो कोशिका होती है, ये केंद्रक किस में उपस्थित होते हैं? तो ये केंद्रक एक कोशिका, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय कोशिका कहा जाता है, जिसमें ये उपस्थित होते हैं। अब हमने कहा कि ये 7 कोशिकीय होते हैं। कहा कैसे होते हैं? 3 कोशिकाएं ये, 1 2 3 कोशिकाएं ये, 3 कोशिकाएं, और नीचे की ओर कितनी कोशिकाएं होंगी? 3 कोशिकाएं, और बीच में एक ही कोशिका होती है। तो 3 3 6 और 1 7, यानी ये 7 कोशिकाएं होती है। इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? 7 कोशिकाएं होगी। लेकिन अगर हम बात करें केंद्रक की संख्या, तो हमने बात की कि जो प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती है उसमें एक एक केंद्रक होता है, यानी 3 केंद्रक होते हैं। ऊपर की ओर 3 केंद्रक होते हैं। किसमें? अंड समुच्चय में कितने केंद्रक होते हैं? 3 1 2 3 केंद्रक होते हैं, 3 केंद्रक। और जो ध्रुवीय हम बात करेंगे केंद्रीय जो कोशिका होती है, उस एक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? तो एक कोशिका में
दो केंद्रक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ध्रुव केंद्रक कहा जाता है। यानी हम बात करें कि केंद्रकों की संख्या तो कितनी हो गई, 8 हो गई, लेकिन कोशिकाएं कितनी होती है इसके अंदर, 7 कोशिकीय ये संरचना होती है। तो हमने बात की अभी किसकी, भ्रूण कोश की, भ्रूण कोश की बात की हमने। अब हम देखते हैं कि हमने अभी हमने पढ़ा कि जो अध्यावरण होते हैं, हमने कहा कि इसमें अध्यावरण जो होते हैं वो दो होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। देखिए अध्यावरण की संख्या के आधार पर अगर बीजांड की बात की जाए तो अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड जो है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे होते हैं 3 प्रकार से, तो देखिए सबसे पहला जो एक हम बात करें अगर, तो एक होता है द्विअध्यावरणी बीजांडकाय, या हम कह सकते हैं बीजांड द्विअध्यावरणी, जिसके अंदर क्या होंगे, 2 अध्यावरण होंगे, दोनों ही अध्यावरण होंगे, बाह्य अध्यावरण भी होगा और आंतरिक अध्यावरण भी होगा। और अब हम बात करें कि इसमें सबसे पहले किस अध्यावरण का निर्माण होता है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आंतरिक अध्यावरण बनेगा, इसके बाद किसका निर्माण होगा, बाह्य अध्यावरण का निर्माण होगा। और बात की जाए अगर इसके एग्जाम्पल्स की कि ऐसा बीजांड किसमें उपस्थित होता है जिसमें दोनों ही अध्यावरण होते हैं, तो जो द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर ये व्यवस्था जो बीजांड जो है उसमें दोनों अध्यावरण उपस्थित होते हैं, जो द्विबीजपत्री पादप है। और कौन से द्विबीजपत्री, जो आज के जो वर्तमान में जो द्विबीजपत्री पादप है, नवीन प्रकार के जो द्विबीजपत्री पादप है उनमें जो है वो अध्यावरणी अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें अध्यावरण की, तो देखिए एक और संरचना, एक और पार्ट होता है जो कि बीजांड है वो किस प्रकार से, एक होता है द्विअध्यावरणी और एक होता है एक अध्यावरणी, जिसके अंदर केवल एक अध्यावरण ही पाया जाएगा, एक ही अध्यावरण पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एक अध्यावरणी बीजांड। और एक अध्यावरणी जो बीजांड होता है वो किसमें पाया जाता है, तो देखिए वो आदिम प्रकार के जो द्विबीजपत्री पादप है और एक बीजपत्री पादप है उनके अंदर कौन सा होता है, तो उनके अंदर कौन सा होगा, एक अध्यावरणी जो बीजांड है वो उपस्थित होगा। और एक और बीजांड होता है जिसे अध्यावरणी कहा जाता है। अध्यावरणी का अर्थ है कि उसके अंदर अध्यावरण जो है वो अनुपस्थित होगा, अध्यावरण नहीं पाया जाएगा। तो ये बात की हमने अध्यावरण के आधार पर जो बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम इसे एक बार पुनः समझ लेते हैं कि जो बीजांड है वो किस प्रकार की संरचना है। तो हमने बीजांड में हमने सबसे पहले बात की बीजांड व्रंत की। जो बीजांड व्रंत होता है वो किस प्रकार की संरचना है, तो बीजांड जो व्रंत है वो एक व्रंत नुमा संरचना होती है जो क्या करती है, बीजांड को अपरा से जोड़े रखने का कार्य करती है। और इसी में संवहन रज्जु उपस्थित होते हैं जो अपरा से पोषण प्रदान करते हैं। और किसको पोषण लेकर किसको देंगे, तो ये बीजांड को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। नाभिका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाभिका क्या है, तो नाभिका जो है वह स्थल है जिस पर क्या होता है, बीजांड व्रंत जो है, बीजांड व्रंत और जो बीजांड है वो आपस में जुड़े होते हैं। बीजांड व्रंत और बीजांड जो है आपस में जिस स्थान से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, नाभिका कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। इसके बाद में हमने अध्यावरण की बात की कि अध्यावरण के आधार पर भी जो है वो बीजांड कितने प्रकार से हो सकते हैं, 3 प्रकार से हो सकते हैं, द्विअध्यावरणी, एक अध्यावरणी व अध्यावरणी। तो इसमें सामान्यतः है कितने अध्यावरण होते हैं, 2 अध्यावरण होते हैं। बाहर की ओर जो अध्यावरण होता है उसे बाह्य अध्यावरण, और आंतरिक अध्यावरण को जो अंदर की ओर होता है उसे क्या कहा जाता है, आंतरिक अध्यावरण कहा जाता है। अध्यावरण के अंदर की ओर एक मुख्य भाग होता है, एक मुख्य संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे बीजांड काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड काय कहा जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो बीजांड काय है वो बीजांड का सर्वाधिक बनने वाला भाग है। यानी बीजांड के अंदर सर्वाधिक भाग किसका होता है, तो सर्वाधिक भाग होता है बीजांड काय का होता है। इसी बीजांड काय के अंदर क्या होता है, तो भ्रूण कोश उपस्थित होता है। भ्रूण कोश की हमने संरचना पढ़ी कि भ्रूण कोश जो है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना होती है, जिसमें 7 कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसमें 3 ऊपर की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं और 3 नीचे की ओर, जिसमें एक नाशपति आकार की कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहा जाता है, तथा उनकी जो 2 कोशिकाएं होती है साइड में जो 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है, इसे तथा इसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। और बीच के अंदर क्या होता है, तो बीच में इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ध्रुव केंद्रक कहा जाता है। और उनकी जो कोशिका होती है जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय कोशिका कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र के अंदर स्थित होती है। तो ये बात की हमने बीजांड की संरचना।
तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बीजांड के प्रकार, यानी बीजांड जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः जो बीजांड है वो 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला है ऋजु बीजांड, दूसरा है प्रतीप बीजांड, तीसरा वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड और कुंडलित बीजांड। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो हमने अभी बीजांड की संरचना पढ़ी है वो किस प्रकार का बीजांड है, तो वो है प्रतीप बीजांड। किस प्रकार का बीजांड है? प्रतीप बीजांड जो है उसकी संरचना हमने पढ़ी है। अब हम एक एक बीजांड को देख लेते हैं कि ये जो बीजांड है, 6 प्रकार के जो बीजांड है वो किस प्रकार की संरचना है। ऋजु बीजांड क्या होता है इसमें? तो देखिए इसमें बीजांड द्वार किसे कहा? हमने कहा कि जो अध्यावरण है वो जिस स्थान पर जुड़ा नहीं रहता है, जिस स्थान पर अध्यावरण नहीं होता है उसे कहा जाता है बीजांड द्वार। निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में स्थित, यानी कि ये तीनों ही कैसे होंगे? एक सीधी रेखा में स्थित होंगे। ऐसे बीजांड को क्या कहा जाएगा? ऋजु बीजांड कहा जाएगा। अगर हम बात करें कि ऐसा बीजांड किस में उपस्थित होता है, किन पादपों में उपस्थित होता है, तो देखिए ये पोलीगोमेनेसी पाइपेरेसी कुल के पादपों के अंदर ये ऐसा बीजांड जो है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रतीप बीजांड, जिसकी हमने अभी भी संरचना पढ़ी। उसमें हमने क्या देखा कि जो बीजांड वृंत है, बीजांड वृंत जो होता है वो क्या करता है? 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा हो जाता है। बीजांड वृंत क्या होगा? 180 डिग्री पर घूमकर कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, और जिससे बीजांड द्वार जो होता है वो हाइलम के समीप आ जाता है। हाइलम के समीप आ जाता है। हाइलम क्या संरचना है? तो हमने अभी पढ़ा कि हाइलम जो होता है वह स्थान होता है जहां पर क्या होता है? बीजांड द्वार और बीजांड जो है उस स्थान पर जहां मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? जो बीजांड द्वार और जो हाइलम है वो एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, यानी वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? समीप आ जाते हैं। और बीजांड द्वार और निभाग जो है एक सीधी रेखा में उपस्थित स्थित होते हैं। नेक्स्ट हम इसके उदाहरण देखें कि ये किसमें उपस्थित होता है। तो ये आवृत बीजीय पौधे के 82% कुल के पादपों में, यानी कि आवृत बीजीय पादप की हम बात करें तो उसके जो 82% 82% जो कुल के पादप होंगे उसके अंदर कौन सा बीजांड होगा? तो उसमें प्रतीप बीजांड उपस्थित होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वक्र बीजांड की। वक्र बीजांड क्या होता है? तो देखिए जो वक्र बीजांड होता है उसमें बीजांड द्वार एवं निभाग एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। जो बीजांड द्वार है और जो निभाग है वो एक सीधी रेखा में उपस्थित नहीं होंगे। निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। जो निभाग होगा वो कहाँ होगा? बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होगा। और निभाग हमने बात की, निभाग क्या है? तो बीजांड जो द्वार जो होता है उसके सीध के, हम ये कह सकते हैं विपरीत दिशा में जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। ये कहाँ पर होता है? तो ये क्रूसीफेरी लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के अंदर ये उपस्थित होता है ऐसा बीजांड। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुप्रस्थ बीजांड। जो अनुप्रस्थ बीजांड है वो क्या है? तो देखिए इसमें बीजांड काय, बीजांड द्वार और निभाग बीजांड वृंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं। यहाँ पर तीनों संरचनाएं यानी बीजांड काय, बीजांड द्वार और निभाग ये तीनों ही किसके? बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होंगे। कैसे होंगे? ये समकोण पर स्थित होते हैं। और ये जो है किस प्रकार के पादपों में होता है? तो देखिए ये जो है एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के पादपों के अंदर ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ध प्रतीप बीजांड की। अर्ध प्रतीप बीजांड क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए कि बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। बीजांड द्वार और जो निभाग होगा वो क्या होगा? एक क्षैतिज रेखा में, एक सीधी रेखा में स्थित होंगे। उसे क्या कहा जाएगा? अर्ध प्रतीप बीजांड। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि ये किन पादपों में होता है, तो देखिए ये रेननकुलेसी और प्रीमुलेसी कुल के पादपों के अंदर अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड नाम से पता चल रहा है कुंडलित यानी ये घुमा हुआ होगा। ये बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा और बीजांड जो है वो 360 डिग्री कोण पर घुमा हुआ होता है। और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो अध्यावरण होंगे वो पूरी तरह से इसको घेरे रहेंगे, चारों तरफ से फैला रहेगा अध्यावरण जो होगा। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए इसके जो उदाहरण है वो कौन हो जाएंगे? प्लम्बेजिनेसी तथा कैक्टेसी कुल के पादप जो हैं इनके जो सदस्य हैं इनमें किस प्रकार का बीजांड होता है? तो कुंडलित बीजांड उपस्थित होता है। आज हमने बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार का अध्ययन किया। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।